हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। तो चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स यानी कि चैप्टर नंबर 12 है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में अलग चैप्टर है। ठीक है, तो ये हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में सबसे पहले देखते हैं हम ये वेक्टर्स का कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी अब तक कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं। और प्रोबेबिलिटी का लास्ट वीडियो जो है वो मैंने आपको बना दिया है और हमने पूरा कर लिया है। तो लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आई बटन है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में बात करें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आता है सबसे पहले डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे आ जाइए। तो जब भी कोई शुरुआत हम करते हैं वेक्टर से, तो वेक्टर के बारे में पहले जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, वेक्टर एक सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए, क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चों के पास मैथ हो सकता है। तो हो सकता है जो देखिए, जो साइंस का स्टूडेंट है वो तो कर ही लेता है, फिजिक्स में भी कर लेता है, 11th क्लास में वेक्टर्स आ जाता है। बट जो आर्ट्स और कॉमर्स का जो बच्चा है उनको वेक्टर्स की थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं कुछ ऐसे इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझ पाए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंट होता है इस चैप्टर पे, लेकिन थोड़ा आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े से गड़बड़ थोड़ा सा हो सकते हैं, थोड़ा परेशान हो इस चीज में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसमें साथ में डायरेक्शन भी हो, देख सकते हैं इसमें फिगर में भी, यहाँ पर भी। तो ये देखिए, ये आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो एक लाइन सेगमेंट है ए से बी की तरफ जा रहा है जो, और उसमें डायरेक्शन जो हो ए से बी की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं ए बी सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये नीचे फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए इस पॉइंट पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ए बी, और ए बी के ऊपर देखिए ध्यान से, ए बी के ऊपर एक वेक्टर का नोटेशन दिखाया गया है। तो किसी भी वेक्टर की नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एरो साइन दिखा देते हैं। ठीक है, एरो साइन जो है वो दिखा देते हैं, और एरो का जो साइन है वो इसी साइड ही दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राइट साइड की तरफ ही जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ ही दिखाना होता है। तो ये आपका होता है कोई भी वेक्टर। वेक्टर जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को की तरफ जाने वाला डायरेक्शन होती है। और सीधी सी बात है, अगर आपसे ये कहें कि वेक्टर होता क्या है, तो एक ही बात याद रखिए कि वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। यानी कि उसके अंदर एक तो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब एक लेंथ होती है। जैसे सपोज ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन भी हम दिख रही है हमें, ये डायरेक्शन है, मतलब इस साइड हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो होता है ओनली स्केलर। तो दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट उससे ऊपर दे रखे, लेंथ, स्पोर्ट एंड साइंस। 3 चीजें होती है वेक्टर के अंदर, लेंथ, स्पोर्ट एंड साइंस। लेंथ जो होती है मैं आपको बता चुका हूँ, जो उसकी लेंथ होती है ए से बी की तरफ अगर जा रहा है वेक्टर, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर ऊपर नोटेशन जब भी एरो साइन आ जाएगा समझ लीजिए वो वेक्टर है। आप सिंपली ए वेक्टर भी कह सकते हैं, बी वेक्टर भी कह सकते हैं, वेक्टर की नोटेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है स्पोर्ट इज द अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच द डायरेक्टेड लाइन इज ए पोर्शन। अब देखिए ध्यान से, ये जो फिगर बनी हुई है यहाँ पर ये वाली, इसमें देखिए ध्यान से, ये लाइन तो वैसे जा रही थी लेकिन हमने एक पोर्शन लिया इसका। ठीक है, ये पोर्शन हमने कट किया है ए से बी का इस लाइन के अंदर। तो यहाँ पे वही है, स्पोर्ट जो है वो अनलिमिटेड लाइन है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइन देखिए कैसे, ये जो लाइन हमने ए बी जो पॉइंट हमने कट किया इसमें से ए बी पोर्शन, तो ए बी पोर्शन जो है हमने किसका किया, एक अनलिमिटेड लाइन का कट किया है। तो इसी जो अनलिमिटेड लाइन है उसको हम स्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है वो है आपका सेंस। सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि सेंस का मतलब होता है एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और एक टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जो एंड पॉइंट होता है उसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स के बारे में बता चुका, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड स्केलर, एंड जिसमें डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, उसको कहते हैं वेक्टर्स। तो स्केलर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, एरिया, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एटसेट्रा आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है
जैसे कोई भी चीज, जैसे लेंथ की बात करें, अब लेंथ तो कोई भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेंथ तो लेंथ होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड है उसमें। मास की बात करें, मास जो होता है, मास इज, देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है मास और एक होता है वेट। ठीक है, मास और वेट। मास जो होता है वो हमारे अंदर का जो टोटल मटेरियल जो हमारे बॉडी में या किसी भी बॉडी के अंदर है वो होता है मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जुड़ जाता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो बन जाता है वेट। ठीक है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। आपको पता है कोई भी चीज आप जब नीचे छोड़ते हैं तो वो वेट की वजह से ही नीचे जाती है। वेट का मतलब होता है आपकी जो वजन होता है अपने अंदर से, किसी भी चीज के अंदर, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, तो वो उसका होता है वेट। ठीक है, मास और वेट दो चीजें हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेट में डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी चीज है वो वेट है, अगर उसको आप नीचे छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी। देखना कभी भी आप उसको किसी चीज को छोड़ते हैं नीचे जाती है तो उसकी डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड होती है, मतलब डायरेक्शन तो बनती ही बनती है। ठीक है, तो यहां से हम कहते हैं ये जो है इस तरह से एग्जांपल दे रखे हैं स्केलर्स के। उसके बाद आते हैं वेक्टर्स के एग्जांपल। वेक्टर जो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी टेबल है या कोई भी एक बॉक्स है मान लीजिए, इस पे जब मैं जोर लगाता हूं, प्रेशर डालता हूं इस तरफ से, तो वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, मैंने यानी कि कुछ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया और उसकी जो डायरेक्शन भी बनेगी यानी कि इस डायरेक्शन में वो जाएगा। अगर मैं उस डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, उसको जोर लगा रहा हूं, तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट एटसेट्रा आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसी के साथ हमारा जो स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट है वो पूरा होता है। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता चुका हूं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक होता है, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे तो ए से बी से ए की तरफ जा रहे तो बी से ए की तरफ, तो बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप ए बी वेक्टर को ए भी कह सकते हैं, नॉर्मली ए कोई भी नेमिंग डाल सकते हैं, जैसे यहाँ इन फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए बी वेक्टर को ए कहा है और ई एफ वेक्टर को बी वेक्टर कहा है, तो आप नाम भी कुछ भी नाम भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिए ऊपर एरो साइन जरूर लगाएंगे इसकी तरह। फिर आता है नोटेशन। नोटेशन में आपको एडवांस में अभी भी बताया है, ए वेक्टर बी वेक्टर जैसे हमें लिखना है तो उस पर एरो साइन लगा दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है उसकी लेंथ। किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस साइन। ठीक है, मॉडुलस से डिनोट किया जाता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं, और अगर ये कह रहे हैं इसके हिसाब से तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड की बात। अब बात करते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी जीरो और डायरेक्शन भी कह सकते हैं जीरो, तो यानी कि जीरो वेक्टर हमारा है वो नल वेक्टर है। नल वेक्टर कह लीजिए या जीरो वेक्टर कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द नल वेक्टर इज जीरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया भी गया है ए का मतलब ए से ए की तरफ, तो एक पॉइंट की बात हम करेंगे तो एक पॉइंट सेम पॉइंट है तो उसका मतलब वो भी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ही कहते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट है वो है आपका यूनिट वेक्टर। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कैसे कि हमारा यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एनी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। एंड ये डायरेक्शन जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, आपको पता है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके ही बनता है वेक्टर। डायरेक्शन को हम ए कैप लिखते हैं। ठीक है, ए कैप, बी डायरेक्शन है तो बी वेक्टर है तो बी कैप हो जाएगा, सी वेक्टर है तो सी कैप हो जाएगा, मतलब ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन शो करता है। तो यहां पर कोई भी वेक्टर जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जो प्रोडक्ट होती है उसको वेक्टर कहते हैं, दैट इज ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां से हमें ये तो मैग्नीट्यूड को देता है और ये उसकी डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो हम करते हैं तो रिजल्ट बनता है एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमने कैप लगाया है इसको हमने डायरेक्शन कहा है, दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसी को ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यही आपका यूनिट वेक्टर है, मतलब जो डायरेक्शन जो भी हमें देता है, डायरेक्शन जिससे पता लगती है किसी वेक्टर की। ठीक है, तो उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं कि ए कैप का वैल्यू कितनी होगी, तो ए कैप जो हमें निकालना हो तो ये जो पार्ट यहां मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड।
किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो बन जाता है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने है, नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए ये रहा आपका यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जो मैंने आपकी अभी बताई है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर की एक और खासियत होती है, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर की ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, माइंड में फिट कर लीजिएगा कि यूनिट वेक्टर की एक और खासियत है कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड हम निकालते कैसे हैं। मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर वर्ड तो बता दिया, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है मैग्नीट्यूड, कैसे हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ये ध्यान रखिए, फिलहाल इतना याद रख लें कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर की बात करें तो इक्वल वेक्टर होता है जिसकी सेम लेंथ हो। दो वेक्टर आपके इक्वल कब होंगे, जब उनकी सेम लेंथ हो और सेम डायरेक्शन हो। बस 2 ही पॉइंट बहुत है, इतना ज्यादा 3 तक जाने की जरूरत नहीं है। सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर सेम सेंस होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन दोनों की एक ही साइड में जाना चाहिए। जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखिए एक ये है, जैसे मान लीजिए एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स की देखिए डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो ये दोनों वेक्टर जो है इनकी लेंथ भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। ठीक है, और पैरेलल भी एक दूसरे के, तो इनका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। ठीक है, ये तो हो गया इक्वल वेक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम का मतलब होता है कोई भी, जैसे आपके पास अनार जलाते हैं आप दिवाली पे, है ना, दिवाली पे अनार जलाते हैं तो देखा होगा आपने, उसमें से निकलती है फायरवर्क्स निकलता है उसके अंदर से, देखा होगा। तो वो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो निकलते तो एक ही पॉइंट से ही है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास जो ये निकलते हैं उसके अंदर से फायरवर्क्स निकलता है, उसी को हम को इनिशियल वेक्टर के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये देखिए सारे जितने भी ये इसमें से निकलती है लाइनें, ठीक है, वो सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट में से निकलता है, जहाँ पे बीच में जो ऊपर वाला सिरा होता है अनार का, ठीक है, यहाँ से वो निकलते हैं। तो इस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी जो वेक्टर्स होंगे दैट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। ये देखिए ये सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स जितने भी निकल रहे हैं, दीज आर ऑल को इनिशियल वेक्टर्स। इन्हीं को ही को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी एग्जाम्पल नीचे आप रीडिंग कर सकते हैं इनकी आराम से। तो ये जो ओ ए ओ बी, ओ से जुड़े हैं इनकी ओ कहते हैं अगर इसको, तो ओ ए, ये ओ बी, ये ओ सी, ये ओ डी, ये ओ ई, ये ओ एफ, ओ जी, ओ एच, ओ आई, मतलब इस तरह कहने का मतलब ये है ये सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक और अनलाइक वेक्टर वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका क्या हो, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड, देखिए लाइक कब कहेंगे, लाइक और अनलाइक इकट्ठा दे रखा है। लाइक कब कहेंगे, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो अनलाइक कहेंगे। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम ले रखा है मैंने, तो ये हो गया आपका लाइक वेक्टर्स। और अगर अनलाइक कहेंगे तो ये इस तरह से, ये अनलाइक हो गए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जब होती है तो अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो लाइक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब इससे पहले नोट भी दिया गया है, क्या दी है, ये रहा, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर बट लाइक वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब समझिए इस बात को। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। पता है ना, इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, बट यहां पर क्या कह रहे हैं कि इक्वल वेक्टर जो है वो लाइक वेक्टर तो होते हैं, बट लाइक वेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर हो। क्यों, लाइक वेक्टर तो देखिए ये भी है, इनका डायरेक्शन तो सेम है बट इनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है ना, तो नीचे जो एग्जांपल मैंने आपको नीचे वाले दो ये दिखाए हैं, ये वाले, इनमें देखेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने से मतलब लाइक वेक्टर तो बन गया। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। तो ये नोट का मतलब ये समझा दिया है। आगे चलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर्स एक ही लाइन में हो। ठीक है, जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, मतलब कहने का मतलब पैरेलल हो, कहने का मतलब सिंपल सा है। अगर वो क्या हो, देखिए मैं इसका लैंग्वेज क्या है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो जो आपके वेक्टर्स हैं वो किसी भी एक सिंगल लाइन के पैरेलल चल रहे हो। जैसे ये आपके पास कॉपी में नोटबुक में देखा होगा लाइनिंग होती है। ठीक है ना, ये वाली देखो इस तरह से लाइनिंग होती है, लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी। ठीक है ना, यहाँ पे तो ये सारे के सारे देखिए ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये आपके पास, ये देखिए इसको हम अगर एरो साइन दे दे, डायरेक्शन दे दे इनके साथ में, तो ये सारे के सारे क्या बन गए, कोलीनियर, यानी कि एक ही लाइन में के पैरेलल चल रहे हैं, तो उसको हम कोलीनियर वेक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कोलीनियर वेक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, जो वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। अब उसमें एक और चीज यहां पे मेंशन है, यहां से देखिए ये रहा, thus the 3 points ABC are collinear if AB is some multiple of BC, यानी कि एक वेक्टर जब दूसरे का कुछ मल्टीपल हो जाए ना, कुछ मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड वेक्टर, या फर्स्ट वेक्टर इज थ्राइस ऑफ सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज 5 टाइम द थर्ड सेकंड वेक्टर, मतलब कहने का सिंपल सा है, एक वेक्टर जब दूसरे का मल्टीपल हो जाए तो भी हम उनको कोलिनियर बोल सकते हैं। तो कोलिनियर की डेफिनेशन यहां से भी हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब एक ही प्लेन में हो, ठीक है, क्या हो, एक ही प्लेन में हो, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं देखिए कुछ वेक्टर बनाता हूं, देखना जरा, अभी मैं कुछ वेक्टर बनाऊंगा, तो ये देखिए एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये एक अलग वेक्टर है, ये अलग अलग वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो वेक्टर है आपके सामने, ये तीनों के तीनों देखिए एक ही प्लेन में है, ये प्लेन है, ये पेज जो है या आपके स्क्रीन जो है, ये पेज, ये प्लेन है। इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे एक ही प्लेन में है, तो इसलिए उसको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब जो एक ही प्लेन में हो और पैरेलल टू द सेम प्लेन, यानी कि देखिए ये ऊपर अगर आप स्क्रीन को देखें, स्क्रीन जो फ्लैट स्क्रीन आपको दिख रही है आपके सामने, ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी लाइनें बनेंगी वो सारी की सारी कोप्लेनर होंगी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता है वो होता है लोकलाइज्ड सिंपल लैंग्वेज में। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ए वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड ए लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। फोर्स इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर एग्जांपल के लिए दिया है, बिकॉज एज इट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड इट्स इफ इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर ऑल नोन। तो यानी कि जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता है उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड, ठीक है। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता वो होता है फ्री। समझ गए ना, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है दैट इज लोकलाइज्ड, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है कि कहां से शुरू होकर आ रहा है, वो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, तो दैट आर कॉल्ड फ्री वेक्टर, यानी कि वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये और ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर को जस्ट उसको रिवर्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, तो ये अगर आपका ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है, सेम है, लेंथ वही है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये नेगेटिव हो गया इसका, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव किया गया है मतलब क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन तो वही, डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही है बट जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट में जा रहा तो राइट में चला जाएगा, राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको आप नेमिंग चाहे बी वेक्टर भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ऊपर वाला वेक्टर ए है तो नीचे वाला जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो ये माइनस ए है, ठीक है। मैग्नीट्यूड उतना ही है, सेम रहना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है इसका वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई भी पॉइंट जो है जिससे अगर हम उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें, किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दे, ओरिजिन से ज्वाइन कर दे, तो उससे जो वेक्टर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, और इसके डायरेक्शन सेंटर से शुरुआत करते हैं, मतलब इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये रहा एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई होता है, आपको पता ही है एक्स डैश ये वाई डैश होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। अब ये 3 डायमेंशनल है, आपको 11th क्लास में बता दिया जाता है 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर एक z एक्सिस और आ गई है, तो ये z है इस साइड और उस साइड z नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है मान लीजिए, और पॉइंट है आपका a, जो पॉइंट आपका a है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 1 2 3। तो अगर मैं o को a से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ओ को ए से ज्वाइन कर दूं इस लाइन से, और इसकी डायरेक्शन दे देता हूं इसको ओ से ए की तरफ, तो ओ से ए की तरफ जो जाने वाली जो वेक्टर है दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, पीवी, शॉर्ट फॉर्म में पीवी भी कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर,
ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कहीं पर भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं उसके, कुछ भी 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको अगर मैं बी से ज्वाइन कर दूं, ओ को बी की तरफ एरो साइन लेके, तो ये जो ओ बी जो आपके सामने है, ओ बी वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और ओ ए जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या कहेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहेंगे, ओ बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कहेंगे। ऐसे ही किसी भी पॉइंट के जो हम अगर उस सेंटर से ज्वाइन कर दें तो उसके वो पोजीशन वेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन और देख लीजिए अच्छे से तसल्ली से। Let O be a fixed point, A be any point, then the vector OA is called position vector of the point A and is generally denoted by small letter से एक A वेक्टर। मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले पेज पे कि आपको A वेक्टर जो है आप कुछ भी नेमिंग डाल सकते हैं, उसको आप A कह सकते हैं, OA है तो उसको A कह दीजिए, OB है तो उसको B वेक्टर कह दीजिए, स्मॉल b स्मॉल a कह के। ठीक है, तो ये होता है आपका इसके कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। मेन पॉइंट और क्या है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो दो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डायरेक्शन रेशियो से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट है आपका कोई भी 1 2 3, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। तो अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ओ ए वेक्टर लेना पड़ेगा जिसको हम सेंटर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि इसमें हमें एक बात समझनी है, इसके साथ सिर्फ आई जे के लगा दीजिए, आई जे के यानी कि 2j + 3k। यहां पर आई जे के का मतलब है आई जो है वो एक्स एक्सिस के लिए होता है, जे जो है वो वाई एक्सिस के लिए होता है, और के जो होता है वो जेड एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है कोई वैल्यू मान लीजिए नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नेमिंग डाल के यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, और आप इसको ओ ए को सिंपली ए वेक्टर भी कह सकते हैं, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए भी कह सकते हैं। तो i - 2j + 3k, अगर ये 1 - 2 और 3 है तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा i - 2j + 3k। तो ये है आपका किसी भी वेक्टर की को निकालने का तरीका। तो यहां पर इस मान लीजिए आपके पास अब वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर कौन सा है, मान लीजिए i - 2j + 3k, मान लीजिए ये आपका वेक्टर गिवन है, और आपसे पूछा जाए फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, तो dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट्स थे x y और z कोऑर्डिनेट्स थे, इन्हीं को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, यानी कि 1 - 2 और 3 ये जो है आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, 1 - 2 3। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन रेशियो। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, जो कि इससे ऊपर दे रखा है वैसे तो आपको मैं एक बात नई चीज बताने वाला हूं। देखिए, अगर मान लीजिए ए वेक्टर कोई भी है, मान लीजिए आपका है i + 2j + 3k, ये आपका कोई भी वेक्टर है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा जानते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का मेरा मतलब है आई के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो आप मान लीजिए 1 है तो उसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करना है, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है यानी कि वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस के कंपोनेंट यानी कि जेड कंपोनेंट यानी कि के का कोफिशिएंट जो उसका स्क्वायर कर देंगे, और इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है। देखिए क्या आता है, 1 + 4 + 9 यानी कि √14। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 जो है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो भी है उसके अंदर वेक्टर के अंदर, अगर वो नहीं है, मान लीजिए जे का यहाँ पे जे का फैक्टर ही नहीं है जे यहाँ पर, तो आप 0 मान लीजिए उस केस में, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हटा दीजिए, 0 आ जाएगा बीच में, तो ये अगर ये 0 है तो ये √10 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का समझ गए होंगे, एक्स कोफिशिएंट एक्स का जो कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस के जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर जो होगा, उस तीनों को स्क्वायर करके ऐड करना है और रूट कर निकालना है, तो वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आ जाता है। वो नेगेटिव है अगर मान लीजिए तो आपको उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लीजिए -3k होता है यहाँ पर, -3k, तो ये -3 स्क्वायर करते तो भी वो +9 ही होना था। ठीक है ना, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें याद रखना है बीच का साइन पॉजिटिव रखना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है कोफिशिएंट्स को। तो ये है आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। अब चलते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं दैट आर कंपोनेंट ऑफ ए कैप। ठीक है, दैट आर कंपोनेंट ऑफ ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए।
अब यूनिट वेक्टर का मैंने बता दिया था कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा देखिए जरा, मान लीजिए आपका वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, मान लीजिए आपका वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, ये आपका वेक्टर है, तो उसको डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड इसका आएगा x का जो क्या कहते हैं कंपोनेंट जो है वो 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट भी 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर, और जो z कंपोनेंट है वो भी 1 है यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड अभी सिखाया था वैसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो अगर कहा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो आप कहेंगे 1/√13, 1/√13 और 1/√13, ये जो है वो इसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन डीसी कह सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट फॉर्म में। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यानी कि जो x का कोफिशिएंट आएगा यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं क्या, मैं फिर से बता दूं, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर के जो i j के कंपोनेंट है, i के साथ क्या है, j के साथ क्या है और k के साथ क्या है, ये जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और मैं आपको पहले बता चुका हूं डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी कि आप समझ गए होंगे, एक a यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो क्या है, वो है आपकी कि जो आपके डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन जो है उनको हम LMN भी कहते हैं, L M और N, यानी कि आपका अभी मैंने जो क्वेश्चन समझाया है उसमें 1/√3 1/√3 1/√3 आया था ना, तो ये LMN यही है, यानी कि L जो है 1/√3 है, M भी 1/√3 है और N भी 1/√3 है। ठीक है, तो ये LMN है। तो इनकी खासियत होती है क्या, L² प्लस M² प्लस N² जो होता है दैट इज ऑलवेज 1। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो आपको वेक्टर जो होता है वो आपको कोई भी वेक्टर गिवन है, आपको ये पूछा जाए कि क्या ये डायरेक्शन रेशियो है या कोसाइन है, तो कैसे पता करेंगे, तो हमें जो i j के कोफिशिएंट है अगर उनको ऐड करने से, स्क्वायर करके ऐड करने से अगर 1 आता है, ठीक है, अगर स्क्वायर करके ऐड करने से 1 आता है तो वो है डायरेक्शन कोसाइन, और अगर उनको स्क्वायर करके ऐड करने से 1 नहीं आता है तो आप कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने का तरीका बहुत अच्छा, कि आप पहले क्या कीजिए, i j के कोफिशिएंट्स जो भी हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कीजिए, अगर वो 1 आता है तो डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर नहीं आता है तो वो क्या है, वो है आपके डायरेक्शन रेशियो। एक चीज और बताने की है, वो भी नोट कर लीजिए, वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उनको हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि L M और N, L जहां पर कोस अल्फा भी कह सकते हैं। अगर हमें एंगल पता है, हमें ये पता है कि जो भी आपका पॉइंट है जिसके हमें डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल रहे हैं जिस पॉइंट के लिए, जिस वेक्टर बना के उसको, तो उसको हमें अगर उसका एंगल्स का पता है, अल्फा बीटा गामा। अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा क्या है। तो अल्फा बीटा गामा क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, देखिए क्या है। तो अगर मान लीजिए जैसे ये आपके पास ग्राफ था, जेड एक्सिस यहाँ पर है, ये है एक्स, ठीक है, और ये है मान लीजिए वाई और ये है जेड। ठीक है, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो यहां पर मान लीजिए ये है आपका पॉइंट ए, और इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन करके ये बन गया आपका वेक्टर ओ ए। ठीक है, ये ओ ए वेक्टर बन चुका है। तो ओ ए वेक्टर जो है वो जब एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज अल्फा, वाई एक्सिस का जो एंगल बनता है वो बीटा, और जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये है गामा। तो अगर हमें ये एंगल्स पता है, अब आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो ए पॉइंट है ये इस प्लेन के ऊपर नहीं है, ये प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस है इसमें। ठीक है, 11th क्लास में 3D आपने पढ़ा हुआ, इंट्रोडक्शन टू 3D, उसमें आपको बताया दिया गया था कि जो पॉइंट होता है 3D में वो आपका 2D पे नहीं दिखा सकते। जो आपका प्लेन है, जो आपकी स्क्रीन आपके सामने है, ये 2 डायमेंशनल है, तो आपको 3D नहीं दिखा सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास x के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, y के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा, और z के साथ जो एंगल बनेगा वो गामा है। तो अगर हमें एंगल्स पता है तो हमें याद रखना है कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो है दैट आर डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि इन तीनों का स्क्वायर्स का जो सम आएगा दैट इज ऑल्सो 1, क्योंकि हमें पता है L² प्लस M² प्लस N² 1 आता है। तो आप ये कह सकते हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
हमेशा 1 होता है, ये हम नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये कंसेप्ट। कैसे? मान लीजिए दो वेक्टर हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एडजेसेंट है। मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है मान लीजिए और ये वेक्टर बी है। तो क्या होगा, एडिशन, दोनों का एडिशन जो होता है ना, उसका मतलब होता है दोनों का रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो अपोजिट साइड में आएगा, यानी कि यहां पर आएगा, और इनका जो वैल्यू आएगी ना इसकी, वो आएगी दोनों के सम के इक्वल, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये कह सकते हैं, तो दो वेक्टर अगर हमें गिवन है, उनका एडिशन करना है, तो वो वेक्टर एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी होगा नॉर्मली जो एडिशन होता है। लेकिन अगर उसको डायरेक्शन की बात की जाए तो ओ से ए की तरफ ए डायरेक्शन है, और यहां से सेकंड के लिए बी डायरेक्शन है। तो जो रिजल्टेंट जो आएगा दोनों का एडिशन जो होगा, दैट विल बी अलोंग डायगोनल भी कह सकते हैं, डायगोनल साइड जो बनेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें अपोजिट साइड में, क्योंकि देखिए इनकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन भी यही है, सेम है, बट जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो अपोजिट साइड में दोनों से। ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखिए ये चल रही थी, इसकी डायरेक्शन ये चल रही थी, बट इसका जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में चल रही है। तो ये नोट करने की पॉइंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो होगा आपका क्या, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। कैसे? ओ ये है, मान लीजिए ए ये है और बी ये है, तो ओ ए प्लस ए बी देख सकते हैं, ओ ए देख सकते हैं स्क्रीन पर सामने, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ में कुछ खास नहीं है, सिंपल इसी ट्रायंगल से ही बना है ये, कि जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है नीचे की साइड ये मान लीजिए, और एक वेक्टर ये है बी यहां पर है ऊपर की साइड में। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम पूरा कर लें, जैसे इसको हम पैरेललोग्राम बना ले पूरा, ठीक है, इस तरह से, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा फिर से वही बात है, इसको मतलब डायगोनल के इक्वल होगा, और डायगोनल जो होगा वो सम के इक्वल होगा, जैसे कि अभी ट्रायंगल लॉ में हमने किया है अभी। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको एक बार रीडिंग जरूर कर लेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, वेक्टर एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप ए में बी को प्लस करें या बी में ए को प्लस करें, सेम आएगा, यानी कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को प्लस करें या दूसरे में पहले को प्लस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिशन होता है मतलब आई वाला आई में जुड़ जाएगा कंपोनेंट, जे वाला जे में और के वाला के में जुड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि अगर हम तीन वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो ए बी और सी तीन वेक्टर मान लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी करें और ए प्लस बी प्लस सी करें, यानी कि पहले बी और सी को ऐड करके फिर उसमें ए प्लस करें, या ए और बी को ऐड करके फिर उसमें सी प्लस करें, वैल्यू विल बी सेम। तो ये होता है आपका एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी भी वेक्टर में देखिए आइडेंटिटी वो चीज होती है इसमें कुछ को ऐड कर दे किसी भी चीज में तो रिजल्ट वही आए। तो हमें पता है ए में क्या ऐड करें कि रिजल्ट ए ही रहे, तो हमें पता है जीरो वेक्टर, हमारे पास एक ऑप्शन है, ए में अगर मैं जीरो जोड़ दूं या जीरो में ए जोड़ दूं तो रिजल्ट विल बी ए। तो ये जो जीरो है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इसको। तो जीरो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो वेक्टर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं एनी इनवर्स की। तो इनवर्स में हमारे पास क्या आता है, इनवर्स वो चीज होती है जिसमें किसी वेक्टर के साथ उसको एडिटिव की बात कर रहे हैं तो एडिशन करना है, रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता है जीरो वेक्टर है। ठीक है, किसी भी वेक्टर की एडिटिव इनवर्स क्या होगा ये कैसे पता करते हैं, तो किसी वेक्टर में क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी वेक्टर, और आइडेंटिटी जीरो वेक्टर है। तो ए में क्या प्लस करें कि जीरो आ जाए, दैट इज माइनस ए प्लस करेंगे तभी जीरो बनेगा। तो किसी भी वेक्टर की एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स जो है वो आएगा माइनस ए। ठीक है, किसी भी वेक्टर, कोई वेक्टर क्यों ना, ए बी सी डी कुछ भी, तो उसका नेगेटिव कर देना है, वो उसकी एडिटिव इनवर्स बन जाता है। आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी वेक्टर में से एक को माइनस करना दूसरे में से, सिंपल। तो ए माइनस बी करना है तो आप सिंपल समझ लीजिए, ए वेक्टर वाले कंपोनेंट में से बी के कंपोनेंट को माइनस करना है, आई वाला आई में से, जे वाला जे में से और के वाला के में से माइनस करना है। इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया है, इसको आप एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। लेकिन ये मेन चीज क्या है, डिफरेंस करना आपको आना चाहिए, यानी कि ध्यान रखिए डिफरेंस कैसे करेंगे, आई वाला आई में से, जे वाला जे में से और के वाला के में से ही माइनस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय
ये स्केलर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, मान लीजिए कोई भी वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, तो अगर आप किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, तो आप उसको सिंपली हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं तो हमारे पास एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है ये 10.1। ठीक है, 10.1 जो है वो मैं आपको इसमें ही दिखा देता हूं, क्योंकि हमें इसमें कोई कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्बली पार्ट है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेनी है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना 40 किलोमीटर का, तो 40 किलोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना हुआ है कैसा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ की ईस्ट की तरफ, नॉर्थ तो ये है, उसके ईस्ट किस साइड है, इस साइड है। ठीक है ना, इस साइड वाला, तो कितना डिग्री 30 डिग्री, तो बीच में ये एंगल 30 डिग्री ले लिया। और आपने ये जो आपके सामने दिखा देता हूँ मैं, कलर ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा। ठीक है, ये जो है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, जो है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये जो आपके पास ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। ये चीजें तो सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखने की है, सिंपल। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ याद करने की चीजें हैं कि कौन सी स्केलर है, कौन से वेक्टर है। तो जिसमें डायरेक्शन भी है वो वेक्टर हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे 10 किलोग्राम स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे सबके बारे में लिखा गया है, आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर आप फोटो क्लिक कर लीजिए और इसको समझ लीजिए कि ये कौन सी चीज क्या होती है। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलिए। इन फिगर्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर, को-इनिशियल कौन कौन से, इनमें से को-इनिशियल कौन से होते हैं, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, इनमें से कौन से ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे ये वाला वेक्टर, देखिए इस साइड जा रहा था, ये वाला इधर से इस साइड जा रहा था। ये दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट है, कौन से पॉइंट से, यहां से। ठीक है, इस पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे को-इनिशियल वेक्टर के लिए दिखाता है। तो ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर डी है, ये दोनों को-इनिशियल वेक्टर्स हैं। आगे चलते हैं, वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स, यानी कि आपसे पूछा है इक्वल वेक्टर कौन कौन से, तो बी और डी जो है वो इक्वल वेक्टर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए बी और डी यहाँ पर इक्वल वेक्टर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। जो कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है, कौन कौन से हैं, वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ए और सी देखिए ध्यान से, ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन उधर है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है, देख सकते हैं ए और सी की। ठीक है, तो कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है। इक्वल वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये आपका आंसर इसका लिए बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, यस बिल्कुल कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो इस तरह से, मान लीजिए माइनस ए क्या हो जाएगा उल्टी साइड में, लेकिन लाइन तो एक ही लाइन के पैरेलल है दोनों। ठीक है ना, एक ही लाइन के पैरेलल आएंगे दोनों के दोनों, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों, ये तो सही है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, जरूरी नहीं है। देखिए आपके सामने ये, मान लीजिए आपके पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर है, एक ही पैरेलल है दोनों, यानी कि कोलिनियर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या वो कोलिनियर है, नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनकी लेंथ मान लीजिए 10 यूनिट ये है, 10 यूनिट ये है। ठीक है, मान लिया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग है तो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आता है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो बताइए क्या वो इक्वल होंगे। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे सिंपल कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपसे पूछा गया है, तो हम इसके लिए सिंपल एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे कि ये यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। क्यों होगा, क्योंकि ये कहा है कोलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो इक्वल होंगे, तो मैग्नीट्यूड सेम मान लिया लेकिन कोलिनियर है, बट इक्वल होगा क्या, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो ठीक है, डायरेक्शन का कोई कुछ नहीं कहा, तो ये भी गलत है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, एक्सरसाइज तो छोटी सी ही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यूज़ है, इसके डेफिनेशंस है, उनको हमने कवर किया है सारा, तो वो हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने समझ भी लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या, इसमें हम कैसे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर के वगैरह जो भी है वो हम करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।